इस क्लासेस का एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जिसने इस क्लासेस को शुरू किया है, और हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल पिछले 3 वर्षों से, जब से कोविड टाइम लगा था सर, तब से ये कार्य कर रहा है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है सर, जो हमारे दृष्टिबाधित छात्र एवं छात्राएं हैं उनको कंप्यूटर में सशक्त बनाना है, ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सकें, अपने सभी कामों को स्वयं से कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो सकें। ये हमारा उद्देश्य है सर। और ये अभी जो बैच हमारा चल रहा है, ये तीसरा बैच है, ऑफिशियली तीसरा बैच है। और इसके अलावा लगभग हमारी जो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल है, ये डिफरेंटली एबल्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ काम करता रहता है। ये वाला जो स्पेशली ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, ये हमारे विशेषकर जो दृष्टिबाधित हैं उन्हीं के लिए काम करता है। और ये वाला जो बैच है जिस पर भी आप ज्वाइन हुए हैं, ये वाला बैच हमारा उन बच्चों के लिए है जो दृष्टिबाधित तो हैं ही, लेकिन साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर बच्चे हैं। उनके लिए ये निःशुल्क एक कंप्यूटर का प्रशिक्षण, जो कि लास्ट 2 ईयर सिर्फ 30 बच्चों के लिए हुआ करता था, लेकिन इस साल इसमें 10 सीटें और इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पर 30 के बजाय इस समय पे 40 स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, जो कि भारतवर्ष के अलग अलग राज्य, जो कि इस बार 11 राज्यों के सूची के साथ हैं। ये मैंने आपको लिस्ट से पहले भी शेयर किया हुआ है, ठीक है ना। और मैं सबसे पहले सर देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के परिवार की ओर से और समस्त छात्र एवं छात्राओं की ओर से आपका हृदय के अंतःस्थल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना आज के इस कीमती समय में से अपना जो हमारे इन छात्रों के लिए अपना समय दिया, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और साथ साथ में स्वागत करूंगा। हमारा ये देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल सर बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल, जिसमें पूरा विंडोज़ का ओरिएंटेशन, विंडोज़ के बारे में प्लस कीबोर्ड ओरिएंटेशन, और बेसिक फंडामेंटल में हम उनको जितनी भी स्टार्टिंग डेस्कटॉप ओरिएंटेशन होता है वो सभी चीज़ें, प्लस कंट्रोल पैनल से रिलेटेड सभी चीज़ें, और साथ ही साथ एमएस ऑफिस, जिसके अंतर्गत हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, और साथ ही साथ जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, वो होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ अगर हम टाइपिंग्स की बात करें तो उसमें इंग्लिश स्पीकिंग और अपना इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों हम उसमें करवाते हैं। और इसके अलावा ये तो चलता है सर हमारा मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा चलता है सैटरडे और संडे को, जो कि आज और कल का दिन है। इसमें हम लोग बच्चों को इंग्लिश स्पोकन वाला पार्ट, जिसके लिए हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं मेघना मैम, जो कि बच्चों को अपना कीमती समय देती हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करती हैं इंग्लिश स्पोकन के पार्ट को, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। तो मैं मेघना मैम का भी स्वागत करूंगा कि वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं चाहूंगा कि मैम अपना इंट्रोडक्शन दें, और मैम के इंट्रोडक्शन के बाद सर मैं आपका इंट्रोडक्शन और आपके बारे में फिर हम डिटेल में बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए अगली आवाज मेघना मैम की। Your microphone is on. Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. First of all, I'm so glad that you're here. I'm Meghna, sir. I'm an advocate. I have masters in public administration as well as law, sir. And I've been teaching students English for, I think, quite a while now. I've also taught students of IELTS. And for Devbhumi Divyangjan, I've been teaching them spoken English and personality development. And I try my level best to teach students who are willing to learn to speak English as well as a little bit traits of personality. That's all from my side. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं हम हमारे आज के जो गेस्ट हैं मिस्टर अमन सर। मैं सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन फिर से करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि सर अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें कि सर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई, कैसे हुई, और कैसे सर आज एक इंजीनियर बने, और कैसे सर कनाडा में पहुँचे। सर प्लीज़। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन है और मैं 2017 से कनाडा में रह रहा हूँ। मैं इंडिया से बैचलर्स करके आया था यहाँ पे, बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने अपनी अंडरग्रेड करी थी, और फिर मैंने यहाँ मास्टर्स करी। मॉन्ट्रियल शहर है यहाँ कनाडा में, वहाँ पे कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी से मैं अपनी 2 साल मास्टर्स करके 2019 में यहाँ से ग्रेजुएट हुआ, और तब से मैं अपना ये इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर रहा हूँ।
मुझे काम करते को लगभग 4.5 साल हो गए हैं और बस आज मैं आप सबके बीच में हूँ बात कर रहा हूँ और अ, बस इस सब टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा, करा और बस बताने को बहुत कुछ है पर मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस बारे में बात करूँ। ये पहली बार है जब मैं ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। बट जी सर। हाँ जी, तो आप थोड़ा हेल्प कीजिए मुझे किस हाँ बारे हाँ, में मैं क्वेश्चंस लेता हूँ ना सर आपके, ठीक है ना। देखिए सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी एजुकेशन यहाँ से हुई, आप बैचलर्स यहाँ से करके गए, देन मास्टर्स आपने वहाँ से करी। अगर हम वहाँ से बात करें कि आफ्टर पीजी, ठीक है ना, जब आप वहाँ से मास्टर्स करके आए, तो क्या डायरेक्ट आपको वहीं पे ही अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी, या फिर आप वापस इंडिया में आए, फिर आपने यहाँ पे कुछ मेहनत वगैरह और करी, या कुछ प्रोग्राम्स करे, देन उसके बाद आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली कि आप वहाँ पे इस जॉब में गए हो? तो ऐसा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही अगले दिन से मुझे जॉब नहीं मिली थी। ओके। यहाँ पे ऐसे होता है कि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप पार्ट टाइम काम करते हो, आपके पास लीगली 20 घंटे होते हैं एक हफ्ते के, जब आप पार्ट टाइम कहीं काम कर सकते हो अपने पर्सनल खर्चे निकालने के लिए। जैसे लेट्स से आपको ग्रोसरी लेनी है या फिर आपको कुछ कपड़े हैं या फिर कुछ भी आपका लेट्स से बुक्स, नोटबुक्स ऐसा कुछ भी लेना है तो उसके लिए आपको 20 घंटे की अलाउंस होती है। तो मैं 2 साल से कॉफी शॉप में काम कर रहा था जितनी देर मैं स्टूडेंट था और ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं फुल टाइम वहीं काम कर रहा था, मतलब सेम अपनी कॉफी शॉप पे। और मैं मॉन्ट्रियल रहता था तो मॉन्ट्रियल ऐसा, मॉन्ट्रियल सिटी है और वो एक क्यूबिक स्टेट का पार्ट है, तो वो क्यूबिक में इंग्लिश नहीं बोली जाती, वहाँ फ्रेंच बोलते हैं, वो फ्रेंच डोमिनेटेड एरिया है। तो मुझे उस वजह से जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मुझे जब भी मैं जॉब अप्लाई करता था तो वो ऐसा पूछते थे कि क्या आप फ्रेंच बोलते हैं, क्या आपको फ्रेंच की थोड़ी प्रोफिशिएंसी लेवल है। तो मैंने 3-4 महीने वहाँ कोशिश करी, नहीं मिली तो फिर मैंने वहाँ से मूव होना बेहतर समझा। तो फिर मैं एक नोवा स्कोशिया करके एक और प्रोविंस है, मैं वहाँ मुझे वहाँ जॉब मिल गई लकीली 5 या 6 महीने बाद ग्रेजुएशन के, और फिर तब से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तब फिर मैं थोड़ा देर काम किया, फिर मैं कहीं और मुझे तो ऐसे ओके, मूव बहुत तो बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसलिए मुझे ग्रेजुएट हुए को 5 साल हो गए हैं पर मैं 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो जी। 6 महीने थोड़ा टाइम पीरियड था जो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। हम्म, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे अभी आप कनाडा में हैं, तो आप वहाँ पे क्या अभी वर्किंग वीजा में हैं या कैसे हैं सर अभी आप वहाँ नहीं, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ। पे? ओके। पढ़ाई करने के बाद आपको वर्किंग वीजा मिलता है 3 साल का। ओके। तो वो जब उसके 2 साल खत्म हुए थे उसके बाद ही मुझे यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई थी। ओके, वेरी तो गुड, बहुत बढ़िया सर। अभी ठीक है, मैं ठीक पर है। यहाँ पर। वहाँ के पीआर हैं आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आ, साथ साथ में सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो वहाँ का एक कहते हैं ना, एक तो थोड़ा सा हमें वहाँ का जीएमटी बताएंगे, थोड़ा सा टाइम जोन जो रहता है वहाँ का, कितना डिफरेंस है हमारे इंडियन टाइम में? इस समय वहाँ पे क्या बज रहा है सर? टाइम तो सुबह के 10:23 हो रहे हैं। ओके, करेक्ट। और ठीक। कनाडा कि कनाडा जैसे इंडिया नॉर्थ से साउथ की तरफ है, लंबा है ना, चौड़ा इतना हम्म। नहीं है। तो इंडिया में time शायद एक ही है, शायद है ना, दो तो नहीं है पर हम्म। एक ही जी टाइम जोन है। जी पर जी। कनाडा से वेस्ट फैला है, वो चौड़ा है, लंबा ओके। नहीं है। तो यहाँ पे 5 या 6 टाइम जोन है अलग अलग। तो ओके, मेरा टाइम जोन जो है उसके अकॉर्डिंग अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं। सुबह के 10:30, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और टेम्परेचर क्या रहता है सर अभी वहाँ पे? अभी तो गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो अभी तो 15-18 डिग्री है। सुबह तो इतना ही था। ओके, मैं सुबह कर रहा था आज। ठीक है। ओके ओके ओके, यानी कि वहाँ पे गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो वहाँ का टेम्परेचर है 15 से 18। हाँ, मैक्सिमम मतलब कितना जाएगा सर ये? मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। मैक्सिमम जाएगा। और कितना समय रहता है सर ये टेम्परेचर तकरीबन? ये चलेगा, अभी मई चला, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 6 महीने ऐसा रहेगा। 6 महीने ऐसा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सर जब विंटर आता है तो फिर क्या टेम्परेचर रहता है वहाँ पे? उसके बाद ऐसा है कि अक्टूबर से ठंड होनी शुरू हो जाती है। अक्टूबर के एंड से टेम्परेचर आपका 10 से ऊपर नहीं जाएगा। ओके। और मतलब ऐसा मौसम हो कि आप
थोड़ी स्वेटर पहन के ही बाहर घूमोगे, और फिर बारिश शुरू होगी नवंबर के महीने में, और दिसंबर से शुरू होती है, तब टेम्परेचर जो है वो आपका 0 से नीचे जाना, नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। ओके और फिर मार्च अप्रैल तक नेगेटिव में रहता है, एक्चुअली मार्च तक नेगेटिव में रहता है। ओके, नेगेटिव कितना जाता है सर तकरीबन? नेगेटिव एवरेजली नेगेटिव -10 तक जाएगा, पर जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने, तब जब मैं भी रह रहा हूँ तो यहाँ -22 -30 के बीच में रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए सर, -22 -30 टेम्परेचर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम आपकी जॉब प्रोफाइल में आते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे अक्सर हम देख रहे हैं कि आज के समय पे एक चल रहा है वर्क फ्रॉम होम सब हर कोई कर रहा है। तो क्या आपका जो फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला फील्ड है, तो क्या इसमें भी वर्क फ्रॉम जैसी चीज अवेलेबल है क्या? हाँ जी, मैं एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम तब से शुरू हुआ जब से कोविड हुआ था। तो हम एक साथ ऑफिस में नहीं बैठ सकते थे, तो पर काम फिर भी करना था, तो हमें अलाउंस मिल गई कि आप घर से काम कर सकते हो। तो फिर हुआ कि अब लोग घर से काम कर रहे हैं, पर ऐसे प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई, काम वैसे ही, कोई कमी नहीं हुई, लोग घर से भी वैसे ही काम कर रहे थे जैसे ऑफिस से, कुछ कम नहीं हुआ। पर तो इस वजह से जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो मुझसे ओल्ड एज की है, वो इस चीज में बिलीव नहीं करती थी कि कोई घर से भी काम कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था ना। पर हम थोड़े हम यंग हैं उनसे, पर हम ये चीज समझते थे, हम रेडी थे इसके लिए। तो हम घर से काम कर रहे थे, और इसलिए कि उनको इसमें कुछ बुरा ना लगे, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, पर हम करते रहे। तो अब वो इस चीज पे, उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस हो रहा है कि कुछ लोग जो वर्क लोकेशन से बहुत दूर रहते हैं, जिन्हें 4 घंटे ट्रैवल करके आना पड़े, उनको भी काम है। आपका सर थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो क्या रहा जी, थोड़ा सा आपका माइक्रोफोन और नजदीक में आता तो सर और बेहतर हो जाता, थोड़ी आवाज और क्लियर हो जाती। हाँ हेलो हेलो, अभी जी सर अभी वैसे हाँ जी, थोड़ा सा ब्रेक होके आ रहा था। हाँ अभी बोलिए सर। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है सर, थोड़ा अभी ठीक है। हाँ जी, तो वर्क फ्रॉम होम अब ऐसा चल रहा है, ये कब तक चलेगा पता नहीं। अच्छा, ठीक है, पर ठीक चल रहा है कुल मिला के, है ना। तो आपकी जो ये वर्क प्रोफाइल है सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें बेसिकली आपका जॉब प्रोफाइल है क्या सर, क्या करते हैं सर आप इसमें? हाँ जी, तो मैकेनिकल इंजीनियर बहुत से काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मैकेनिकल इंजीनियर एक जैसे काम करते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में हो। अभी जैसे मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, वो रेफ्रिजरेशन, हम टेम्परेचर कंट्रोल का काम करते हैं। जैसे कनाडा में फूड स्टोरेज होती है, यहाँ पे जमीन इतनी उपजाऊ कि अब पूरा साल कुछ ना कुछ उगता रहता है, तो खाना इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और तो इनको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी थ्रू आउट द -10 फ़ारेनहाइट तक रहे, ताकि अपना खाना फ्रीज करके रख सके वहाँ पर। ओके, तो बेसिकली हम फ्रिज बनाते हैं, बड़ा सा फ्रिज बनाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, कुछ इतना बड़ा फ्रिज। तो आपका ना सर हाँ अभी बेस्ट, जी अभी ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, तो हम कोल्ड स्टोरेजेस बनाते हैं, कोई ऐसी फैसिलिटी बनाते हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर -10 से -20 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रह सके, ओके, ताकि वो अपना फूड स्टोर कर सके वहाँ पे। ऐसे है, ये इस चीज़ का पूरा एक प्लांट बनता है इंजीनियरिंग का, जो कि थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड होता है। जी। उसके बाद यहाँ पे आइस रिंक्स होती हैं, जैसे इंडिया में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, यहाँ पे आइस हॉकी खेलते हैं, तो आइस हॉकी एक तरह से हॉकी है, बट उनकी जो फील्ड है वो बर्फ की बनी होती है, एक बड़ी सी आइस स्लैब होती है जो कि लगभग 3 फुट मोटी आइस होती है। ओके, तो वो ऐसा आपको एक प्लांट बनाना है जो आइस को मेंटेन रखे। आप उस पे खेल रहे हो, उसके आसपास भीड़ इकट्ठी हो रखी है वो देखने के लिए, पर वो आइस पिघले ना। ओके, तो वो आइस रिंक्स यहाँ पे बहुत फेमस हैं, तो उनकी वो हमेशा मतलब कंस्ट्रक्शन में रहती है, कहीं ना कहीं बन रही होती है।
तो अच्छा हमें वहाँ प्लांट लगाना होता है। अच्छा तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग चलती है, आर्किटेक्चर होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, और फिर हम जो आइस रिंक के इंजीनियर हैं मिलके काम करते हैं और आइस रिंक बनाते हैं। ओके। तो जैसे ये वाला एक फील्ड बनता है, आइस फील्ड हम इसको मान के चलते हैं, तो ये क्या वन टाइम यूज होता है सर? नहीं नहीं, ये तो सारा साल चलता है एक्चुअल सालों साल। में। ये एक्चुअली ऐसा है कि ये यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, ओके। जहाँ पे हर एक शहर में एक ऐसा हम्म, आइस रिंक होगा जहाँ बच्चे गर्मियों में जाकर खेलेंगे या सर्दियों की छुट्टियों में खेलेंगे, ओके। या फिर वहाँ पे आइस स्केटिंग करते हैं। तो ये उनको हमेशा चाहिए होता है, कभी उन्हें आइस रिंक बड़ा करना होता है, कभी छोटा करना होता है, कभी एक नया हम्म बनाना होता है। हम्म। तो ये हर एक शहर में एक या दो, कम से कम दो आइस रिंक होते हैं। ओके। हाँ जी। और फूड स्टोरेजेस हैं, फूड स्टोरेजेस का भी काम बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार हम्म। फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जहाँ पे खाना बनता है और स्टोर होता है। स्टोर होता है, ओके। हाँ। हाँ, क्योंकि तो आपने बताया वहाँ पे ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है और वहाँ पे जो है उगता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्ट होके आ रही हैं, है ना? फिर उनको हाँ स्टोर जी। करना है, फ्रोज़न्स वगैरह हाँ लेना है। जी। हाँ ठीक, जी। ठीक, 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 ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब हम थोड़ा-सा इसमें एक पार्ट और ऐड करना चाहेंगे। क्या आपकी टीम में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो विज़ुअली इम्पेयर्ड हैं? मैंने दो के बारे में सुना है, पर वो मेरे ऑफिस में नहीं है। ओके, मेरा मेरा ऑफिस ये एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ये ऑल ओवर कनाडा है और यूएस में है। तो मैंने दो लोगों का सुना था, पर कभी उनसे बात नहीं कर पाया। कभी बात नहीं। ठीक है। हाँ जी। ठीक, ठीक, ठीक। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि यार अगर हमें भी कोई फॉरेन कंट्री में जाके कोई जॉब करनी है या कुछ करना है, तो हमारे पास कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है ना? हाँ जी। तो जैसे हाँ जी। आपने बोला कि 2 लोग हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किस जॉब प्रोफाइल में हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको वहाँ पे जॉब मिली, है ना? तो क्या हाँ जी। हमें अगर ऐसी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिले और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले, तो प्लीज़ हाँ आप जी। हम लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इन फ्यूचर में सर, कि ताकि हमारे बच्चे भी उनके बारे में सोच सकें और कुछ कर सकें, है ना? अगर हाँ उनको भी जी। कुछ करना चाहते हैं। या फिर सर, अगर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कनाडा के अंदर ऐसी कौन-कौन सी फैसिलिटीज़, मुझे तो नहीं पता कि शायद आप कितना हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को के फीचर्स के बारे में या फैसिलिटीज़ के बारे में जानते होंगे। लेकिन कहीं न कहीं तो सुना ही होगा आपने कि हाँ, हमारे कनाडा के अंदर अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आता है या कोई और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आती है, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है या किस तरीके से उनके लिए एक फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं? तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर आप वहाँ पे? तो कनाडा में हर एक आदमी के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको रोक रहा है कुछ करने से, कभी ऐसा हुँ, है नहीं। हुँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आपको कुछ करना है और आप कोई चीज आपको रोक रही है। ओके। तो अगर आपको विजुअल इम्पेयरमेंट लगती है कि वो एक हिंड्रेंस है, एक हुँ, चीज है जो आपको कुछ करने से रोक रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके। वो बस ये वो हमें जब इवन जब मैं भी जॉब अप्लाई करता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि आपको कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर आपको कोई और इशू है या फिर क्या आप हैंडीकैप्ड हैं। तो हुँ, वो हुँ। आपके लिए एक अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज़ इंटरव्यू के प्रोवाइड। लिए, या फिर आपसे बात करेंगे। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर आपको कोई और फिजिकल इशू है तो उसकी वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ये इक्वली है सबके लिए। ओके, ओके, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए सर, मेरे तो बहुत सारे सवाल थे, ठीक है ना? अब जी, मैं कोई बात थोड़ा-सा मेघना मैम से जानना चाहूँगा कि अगर मेघना मैम भी कुछ पूछना चाहती हैं, तो प्लीज़ मैम नहीं। पूछेंगे हाँ आप, जी, फिर उसके श्योर। बाद हम बच्चों को लेते हैं, ठीक है ना? उनका बच्चों Your को हाँ लेते जी। microphone is on. बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वैसे तो आपने खैर बोला ही है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल कि जो पब्लिक लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें किसी तरह का प्रेजुडिस होता है क्या? विजुअली इम्पेयर्ड या डिसेबल्ड लोगों के अगेंस्ट? फॉर एग्जांपल अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो मेरा विजुअली इम्पेयर्ड होना या ना होना, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने मैंने विजुअली इम्पेयर्ड लोग बहुत कम देखे हैं अपने आसपास, पर दूसरी फिजिकल इशू डिसेबिलिटीज़ जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज, ऐसे लोग देखे हैं, पर कभी भी नहीं देखा कि कोई उन्हें इग्नोर कर रहा है या फिर इस तरह का प्रेजुडिस है। ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने किसी के साथ होते हुए। ओके सर। मतलब इवन इवन जैसे
यहाँ पे एक कॉफी शॉप है, जैसे जैसे इंडिया में डोमिनोज एक पिज्जा चेन है ना, हर जगह पूरे इंडिया में है, या मैकडोनल्ड्स है, ऐसे कनाडा में टिम हॉर्टन करके एक कॉफी शॉप है जो ऑल ओवर कनाडा चलती है। तो वहां पे कई बार देखता हूँ मैं ऐसे कि कोई हैंडीकैप्ड आता है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी वाला कोई कोई पर्सन आता है, उसके कोई ऐसे अलग से नहीं बिहेव करते हैं वो। उनको अच्छे से पूछा जाता है उन्हें क्या चाहिए, इवन उनके लिए रैम्प्स तक बनाए होते हैं अंदर आने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं यही पूछने वाली थी कि अगर मैं यहाँ पे एज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड डिसाइड करती हूँ कि मुझे जाना है ना, चाहे स्टडी वीज़ा पे, चाहे वर्क वीज़ा पे, तो मेरे मन में ये एक चिंता होनी चाहिए कि कैसी एक्सेसिबिलिटी होगी, क्या मैं अकेले ट्रैवल कर पाऊँगी? एयरपोर्ट तक तो चलो सभी कर लेते हैं, बट आफ्टर दैट हाउ मच एक्सेसिबल इट विल बी फॉर मी, यू नो, टू ट्रैवल एंड लिव अलोन एंड मैनेज एवरीथिंग। तो वो क्या एक इशू है वहाँ पे, या फिर आपको लगता है कि टोटली एकदम इट्स लाइक कूल, ये हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए? नहीं, थोड़ा सा इश्यू तो आता है। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि लाइफ बहुत इजी है, लाइफ तो खैर अनफॉर्चुनेटली हार्ड होती है, पर आपके लिए नहीं होती है, किसी और के लिए दिखती है। पर मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हो, राइट? जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में लिफ्ट थी, तो जब मुझे कहीं हर एक दरवाजे पे, हर एक लिफ्ट के बटन पे एक अलग से ब्रेल साइन लगे होते थे, तो आपको पूछना नहीं पड़ता था कि ये बटन नंबर कहाँ, कौन सा है, क्या है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ब्रेल साइंस लगे हैं, है ना। ओके सर। इवन बसेस में ऐसा होता है। इवन जैसे बसेस में अगर आप जा रहे हो, जो पब्लिक बस है, कोई पर्टिकुलर बस नहीं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है ना, तो उन पे जो जो पहला स्टेप होता है ना, जिस पर आप पैर रख के चढ़ते हो, वो भी आपके लिए नीचे हो जाएगा। अगर बस ड्राइवर आपको देखेगा, उसे लगेगा कि हाँ, ये आदमी थोड़ा, या कोई भी जो भी पर्सन है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, या फिर उसे कोई कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो वो उनके लिए वो पहला जो स्टेप ही है बस का, वो नीचे हो जाता है। बस एक साइड से नीचे थोड़ी इंक्लाइन हो जाएगी, ताकि आप आराम से ऊपर चढ़ सको। ओके सर, मतलब सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इज लाइक गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इवन आपके लिए अलग से चेयर हैं, आपको देखेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, है ना। इवन जो जो व्हील चेयर में होते हैं, उनके उनके लिए अलग से चेयर्स बनी होती है, उस पर कोई बैठता नहीं है अनलेस कोई ऐसा व्हील चेयर में कोई पर्सन वहाँ पे ना हो। तो अपनी विजुअल इम्पेयरनेस भी जो है, उसके लिए भी बहुत एक्सेप्टेंस है। ऐसे ऐसे कुछ नहीं है कि आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर ऐसे नहीं होता है कुछ। ओके सर। सर, वहाँ पे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, उसमें किसी तरह की कुछ रिजर्वेशंस होती हैं क्या, या फिर इट्स जनरल? रिजर्वेशंस हैं, पर वो फिजिकल इम्पेयरनेस के ऊपर नहीं है, फिजिकल डिसेबिलिटीज के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखी। मैंने देखी है जो जो मिलिट्री से लड़के और फिर वापस अब कनाडा में एज ए सिविलियन रह रहे हैं, जो कनेडियन मिलिट्री में थे, उनके लिए है। और जो एब ओरिजिनल पीपल है, मतलब वो लोग जिनकी जमीन थी कनाडा, ओके सर। हाँ जी, एंड उनके लिए थोड़ी रिजर्वेशंस होती हैं। ओके सर, एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि सर, जैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह का कैसा रहता है? बिकॉज ऑब्वियसली सर द फी स्ट्रक्चर इज टू मच, वी नो, है ना? तो स्कॉलरशिप्स का इज इट लाइक इजी टू गेट अ स्कॉलरशिप, और इस ग्राउंड पे कुछ और मिल सकता है दैट यू आर लाइक डिसेबल्ड, या? नहीं, स्कॉलरशिप्स में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फॉल्स होप नहीं देना चाहता, पर बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाएगी, उसे बहुत बड़ा फायदा नहीं आपको दिखेगा। मतलब हमें मोस्टली हमारा इशू रहता है फीस का। फीस बहुत ज्यादा कम नहीं होती है। वो थोड़ी सी आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी कि मतलब आपके एक सेमेस्टर के खाने पीने के खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे। पर अगर आपको ऐसी कोई स्कॉलरशिप चाहिए जो आपकी बिल्कुल ही फीस कम, जीरो पे ही ले आके खड़ी कर दे, तो वो मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। ओके सर। स्कॉलरशिप पे नहीं। हाँ जी। सर, अप्रोक्सीमेटली जैसे 1 ईयर का कोई कोर्स है, तो उसकी कितनी अप्रॉक्स आप बता पाएँ कि मास्टर्स की, या जो 1 ईयर वहाँ पे ज़्यादातर लोग डिप्लोमास करने जाते हैं कनाडा, आई डोंट नो, हाँ, लाइक आई थिंक सो। सो नहीं, कितना रहता है सर 1 ईयर, या कोई मास्टर्स करने जाए, जस्ट एन अप्रॉक्स? तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो, वो कौन सा शहर है।
कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फीस कम है कंपेयर टू बाकी, बट ऑन एवरेज मैं ये कह सकता हूँ कि एक साल की करीब $15,000 फीस होती है। तो 15,000 इस टाइम पे लाइक इट्स लाइक 9 लाख रुपए एक साल की Okay, sir. वो आपकी फी होगी। Okay, sir. Okay, sir. हाँ जी, Okay, thank you, sir. Thank you so much. नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे से सवाल मैम ने पूछे, ठीक है ना। चलिए सर, कुछ लड़के और कुछ लड़कियों के सवाल ले लेते हैं सर, है ना। तो हाँ जी, ज्यादा तो नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने पहले नहीं कुछ श्योर, सिलेक्ट कोई किया बात नहीं। कि हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में भी सवाल कहीं ना कहीं होंगे। अगर मैम के मन में सवाल थे तो बच्चों के मन में भी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बच्चों में से पहले बॉयज में से ले लेते हैं या गर्ल्स में से ले लेते हैं, किस में से लें सर पहले? जिसमें जी वैसे ऐसा कोई ऐसा कोई इशू नहीं ठीक है, चलिए, नहीं। तो बॉयज में से ले लेते हैं। तो हाँ जी, सबसे छोटी उम्र का एक हमारे साथ एक बच्चा है, मैदान सोनी सर, सिरसा हरियाणा से है। तो मैदान से अपना माइक्रोफोन ऑन करेंगे और सवाल पूछेंगे बेटा। सर, जैसे मैंने सुना है कि कनाडा में काफी ज्यादा रेसिज्म होता है, तो सर वहाँ पे जैसे कुछ ऐसा क्रीड और स्किन के बेसिस पर ऐसा कोई पीपल करते हैं कनाडा में, मतलब इनइक्वालिटी करते हैं स्किन और क्रीड को लेकर? स्किन बेसिस पे मुझे नहीं लगता कभी कोई रेसिज्म हुआ है। मतलब मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने कभी सुना नहीं है। मैंने इनफैक्ट रेसिज्म ही नहीं सुना होते हुए यहाँ पे, क्योंकि कनाडा जो है वो कोई एक टाइप के लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हर कंट्री से लोग, ये इमिग्रेंट कंट्री है। इवन कोई, अगर हम वाइट स्किन की भी बात करते हैं तो वाइट स्किन कोई एक कंट्री को बिलोंग नहीं करती है। वो सारे यूरोपियंस जो हैं वो वाइट दिखते हैं और वो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पीपल गोरे हैं बट रशियंस भी गोरे हैं और उनका कल्चर एंटायरली डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज एंटायरली डिफरेंट है। और तो कोई किसी से ऐसा रेसिज्म करता नहीं है। हर कोई अपनी, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटीज हैं। बट वेल ऐसे रेसिज्म नहीं होता, पर आप एक दो लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बहुत जेन्युइन नहीं है, बहुत हम्बल नहीं है किसी और के लिए। पर उस चीज की वजह से आपको अपना दिन नहीं खराब ना करना चाहिए, ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको रेसिज्म का नाम ही नहीं देना चाहिए, वो ऐसे ही है। पर टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक, ऐसा रेसिज्म का स्किन बेसिस पे तो कभी नहीं हुआ। पर अगर आपको कोई कुछ बुरा बोल देता है, या कि या मान लो कोई आदमी गुस्से में है और अपनी पूरी दिन की भड़ास वो किसी पे निकाल दे, किसी को जोर से थोड़ा गुस्से में बोल दे, तो उसे रेसिज्म नहीं कहना चाहिए। ये तो ऐसे इंडिया में भी कितना कुछ होता है। इंडिया में भी जब मैं अपने घर के बाहर खेलता था तो मेरे पड़ोस वाले अंकल मुझे डांट देते थे कि ये एग्जाम्स चल रहे हैं, आप बाहर खेल रहे हो, चलो अंदर अपने घर के। ऐसे ही अगर यहाँ हो जाए तो उसे रेसिज्म नहीं कहना चाहिए। मतलब ये तो, अगर उसकी स्किन मुझसे अलग है और वो मुझे कुछ कह रहा है कि ऐसे क्यों खेल रहे हो भाई, ऐसे लड़ा शोर क्यों कर रहे हो, तो इसको इसको लोग रेसिज्म बोल देते हैं। भाई ये रेसिज्म नहीं है, ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है ना। आपसे कोई, मेरे से कोई बड़ी एज का, मतलब लेट्स से कोई अपनी 70s या 80s में कोई अंकल हैं, वो बैठे हैं, है ना, और मैं जोर से शोर मचा रहा हूँ, ऊंचे गाने चला रहा हूँ, तो वो तो बोलेंगे ही कि इतना बिल्कुल सही ऊंचा क्यों कर कहा। रहे हो, इतना ऊंचा क्यों कर रहे हो। पर जी जी। कुछ लोग इसको रेसिज्म बोल देते हैं कि यार देखो ये वाइट स्किन ओल्ड मैन है जो मुझे ऐसे करके बोल रहा है। पर ऐसा हम्म। ऐसा 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 कुछ नहीं है ऐसा नहीं मेरे है। साथ भी। ऐसे तो मैं भी जब नया नया कनाडा आया था, मैं कल्चरल शॉक लगा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे रहते हैं लोग, क्वाइटली रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। मैं खुद शायद 22 या 21 का था जब मैं आया था। नो एक्चुअली 23 का था जब मैं आया था। तो मैं भी थोड़ा शोर करता था, मुझे नहीं पता था। मैं मुझे ऊंचे गाने सुनना पसंद था, मैं ऊंचे गाने चलाता था। तो एक आंटी मुझे डांट देती थी कि धीरे करो, हम सो रहे हैं, ऊंचा गाना क्यों चलाया आपने। पर उससे रेसिज्म नहीं कहते, लोग इसको रेसिज्म बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए, अंकिता वर्मा जी, आपका कोई सवाल, अगर मैंने नाम। Yes, sir. Hello, हाँ। everyone. Good evening, sir. I am Ankita Verma from Miranda House College. First of all, thank you so much, sir, for giving your valuable time to us. And I want to ask that you was also a student, and here we all are a student.
So if sometime while I study, if you are demotivated, so how to motivate ourselves? Can you guide us to in this matter, sir, please? Thank you. डी ओके सो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये डीमोटिवेट से आपका क्या मीनिंग है, मतलब आप जब डीमोटिवेट होते हो उसका क्या मतलब है? डीमोटिवेशन से आई मीन कि कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते वक्त पढ़ते हैं हम, Your या फिर microphone कभी is कभी on. ऐसा होता है हमारे साथ कि मेमोरी वो हमारे रहता नहीं है, और कभी कभी हम इरिटेट भी हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि यार ये कर रहे हैं इतने देर से हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो सर। आई वांट टू नो दैट हाँ, ऐसा होता है, एज अ ये बहुत स्टूडेंट हाउ वी नीड टू मोटिवेट आवरसेल्फ। ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते हो, ये ऐसे ये मुश्किलें इन्हें मुश्किल कहते हैं, ये मुश्किल चीजें लाइफ में आती हैं, आप इसे ओवरकम करोगे ना। इसे डीमोटिवेशन तो नहीं, इसे आपको एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए ग्रो करने के लिए, कि आप कि यस बहुत सर, मुश्किल आपसे दिस हो इज नहीं रहा। राइट बट yes sir, this is right, but I want to, because we have such a great personality, so why we don't want to know? Na, that's why I want to know this. अरे नहीं That how तो you consider this? नहीं तो जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं रिलैक्स करता, थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाता था, 1 या 2 दिन के लिए, कि रुक जाओ थोड़ा शांति से करूंगा, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता था, और फिर ठंडे दिमाग से 1 या 2 दिन बाद दोबारा उसे करता था, तो वो हो जाता था नॉर्मली जब भी ऐसी मुश्किल आती थी। पर ये लाइफ का पार्ट है, ये ऐसे चलता रहेगा आपके साथ। ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार आप मोटिवेट हो गए तो कभी लाइफ में दोबारा डीमोटिवेट नहीं होंगे, वो दैट्स हाउ लाइफ इज, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। कृष्णा वर्मा जी, सवाल आपका। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे जो सर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर आप वर्क करते हैं, तो सर मुझे सर एक्चुअली जानना ये था कि हाँ, क्या हम विजुअली इम्पैक्ट सर इस फील्ड में सर मतलब अच्छा खासा वर्क कर सकते हैं? क्योंकि सर मुझे एक्चुअली सर मेरी स्ट्रीम चूज करनी थी, तो सर मुझे सर ये क्वेश्चन सर आया, तो प्लीज सर आप आंसर दीजिएगा। नहीं, काम कर सकते हैं, काम करने से क्या, आपको कोई रोक थोड़ी ना रहा है, आपको तो समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जाता है, बस एक वो विजुअल इम्पेयर्डनेस है, उसको उसकी वजह से अपने आप को रोकना नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। बाकी सर यशोदा जी ने भी एक सवाल पूछा था सर अपना। हाँ जी पूछो। जी जी। ओके सर, तो सर थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड इतना अच्छे से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने बारे में बताया, हमें बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा जानने को मिला। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में देखते हैं कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल का ड्रीम होता है कि हम सर्विसेज में जाएं। तो सर उसके लिए तो थिंग्स हम देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स के रूप में कंसिस्टेंसी एंड मेहनत, रेगुलरली, मतलब जो ये चीजें रहती है, मैं समझती हूँ कि ये सारी फील्ड में होता है, लेकिन सर आपके अकॉर्डिंग ऐसी कोई बेसिक एलिमेंट्स हो, बेसिक थिंग्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए टू hold the position in engineering, can say maybe वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो या केमिकल, तो सर इस जर्नी में ऐसा कोई फॉलो करने वाली चीज जो आप बताना चाहें तो अपने एक्सपीरियंस से। थैंक यू सर। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि जो मैथमेटिक्स है उससे कभी अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है इंजीनियरिंग की या फिजिक्स की, आप उसे जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे, आपको इंजीनियरिंग में कोई भी आपकी फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई भी फील्ड है, आपको मुश्किल नहीं आएगी। शुरू में मैथमेटिक्स थोड़ी आपको इररिलेवेंट लगेगी, आप उसे लिंक नहीं कर पाओगे अपने जो भी आप टॉपिक कर रहे हो इंजीनियरिंग या फिजिक्स में, पर वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अगर मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करोगे तो आपको वो चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट 2 स्टूडेंट्स के और सवाल ले लेते हैं सर, फिर उसके बाद हम आइटम करेंगे, ठीक है ना। बॉयज में से एक आए थे हमारे बीच में, हीरालाल जी, प्लीज सवाल पूछेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज हीरालाल, आई एम फ्रॉम राजस्थान। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से आपने देश छोड़ करके एक दूसरे देश में अपना रेजिडेंशियल बनाया है, तो आपको यहाँ से एक प्रकार होता है ना सर कि मातृभूमि होती है, तो उसको छोड़ करके और दूसरी जगह आशियाना बनाने में
आपको कैसा महसूस हुआ और आप कैसा फील करते हैं? आपको कुछ अलग लगता है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा ही वहाँ था, ऐसा ही यहाँ है? तो इससे संबंधित मेरा क्वेश्चन है सर, तो इस पर आप जी। अपनी क्लैरिटी देना कृपा नहीं करें। नहीं, थैंक यू सर। बिल्कुल ब्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ऐसा था कि हर साल आप थोड़े और मैच्योर हो जाते हो, आपका सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, इसे इसे मैच्योरिटी कहते हैं, है ना। तो जब मैं 23 साल का था तब मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, मैं लाइफ को इतनी सीरियसली नहीं लेता था। मुझे बस अपनी वो जो मैं कोर्स कर रहा हूँ इंजीनियरिंग का, मैं मेरी मेरी जो थिंकिंग थी वहीं तक ही लिमिटेड थी। मेरे लिए कनाडा जाना ऐसा था कि एक तरह से पीयर प्रेशर था, मैं लोगों को देख रहा था, मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लगती थी। बचपन से मेरा एक दोस्त था जिसके रिलेटिव्स कनाडा में रहते थे, तो वो जब कनाडा से आते थे वो गैजेट्स दिखाया करते थे मुझे, नई नई टेक्नोलॉजी के। अभी तो खैर इंडिया में वो सब कुछ है जो कनाडा में है, कुछ बहुत पीछे नहीं है। पर हाँ, मैं आ गया यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ एक कुछ नया देखने के लिए। मैं उसे अपनी इमेच्योरिटी कह सकता हूँ, पर मैंने चूज़ किया था ये क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा ऐसे लगता था कि कनाडा में फाइनेंशियली आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे इन फ्यूचर, मैं अपनी पेरेंट्स की ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊँगा। मैंने इंडिया में रहने की कोशिश की थी। मैं अपनी इंजीनियरिंग के बाद एक गेट का एग्ज़ाम होता है, मैं वो उससे आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में। मैंने उसकी तैयारी की, वो एग्ज़ाम भी दिया, पर मेरी रैंक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि मुझे ऐसी जॉब मिल सके जो मुझे पसंद है। तो बस मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि यार चलो एक बार कनाडा जाके देखते हैं अपने दोस्तों के साथ। जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगी, और वो मिली भी। ऐसा भी नहीं था कि मैं फाइनेंशियली मैं वीक हूँ या अपनी पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बट एक कल्चरल शौक है जो मैं मानता हूँ कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को इस कोडिंग ढालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रह रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कि इंडिया नहीं है तो फिर चलो ठीक है, अपने लोग हैं, दिल बहल जाता है। ओके, बहुत बढ़िया सर। कुछ थोड़ा अच्छा, अलग फील होता है सर। जी जी अलग फील होता है, हाँ जी, हाँ कल्चर अलग है। एक्चुअली कल्चर ऐसा है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंडिया में भी तो ऐसा है। मैं जैसे उत्तरांचल से हूँ, है ना, और अगर मैं वहाँ से केरला में जाके कहूँ कि मुझे सारी उम्र केरला में रहना है, तो थोड़ा सा तो अजीब लगेगा ना कि केरला कितना ही अलग है उत्तरांचल से, या कोई कोई भी और स्टेट है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। वो तो लैंग्वेज भी हिंदी नहीं बोलते हैं, पर फिर भी लोग वहाँ रह रहे हैं। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिलती इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो हो सकता था कि मुझे मुझे मध्य प्रदेश में रहना पड़ता अपनी सारी उम्र, या फिर मुझे एक जगह से जो इंटरव्यू आई थी वो शायद उड़ीसा में थी। मुझे उड़ीसा का बिल्कुल नहीं पता, मुझे नक्शे में भी बहुत बहुत ही वेगली पता था कि वो कहाँ पे है। मुझे उनके कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं वहाँ रहने को भी तो तैयार था सारी उम्र अपने वहीं पे रहने के लिए। माँ बाप से दूर तो मैं वहाँ भी था, पर शायद फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हो पाता, अपने पेरेंट्स की उतनी अच्छी मदद ना कर पाता। तो यही यही बिल्कुल। समझ के मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और चल जी रहा है, ठीक है। जी थैंक यू बिल्कुल वेरी मच सर इतनी क्लैरिटी देने के लिए क्वेश्चन के ऊपर। जी। मुझे बहुत अच्छा, अच्छा लगा राधिका जान जी और तमन्ना जी दोनों एक साथ सवाल पूछेंगे, ठीक है ना। पहले राधिका जी ओके। माइक्रोफोन ऑन करेंगे, फिर तमन्ना जी, है ना। यस सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम राधिका आहूजा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीए बीएड कर रही हूँ। सो सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने बताया कि वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड को मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं देते। तो सर मैं मतलब मेरा मानना है कि अगर हम कंप्यूटर सीख के और मतलब लाइक आईटी करके अगर हम बाहर जाते हैं तो सर क्या हमें मतलब कंप्यूटर बेस पे वर्क मिलेगा? थैंक यू सर। हाँ, कंप्यूटर बेस पे क्या काम करना है कंप्यूटर पे आपको, मतलब एग्जैक्टली क्या? सर मतलब कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में अगर हमें मतलब जाना हो मतलब काम करना हो तो मेरा वही कहना है कि अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी करके लाइक आईटी करके या फिर बेसिक सीख के या बेसिक टू एडवांस कवर करके पूरा अगर हम जाते हैं बाहर तो सर हमें क्या वर्क मिलेगा कंप्यूटर उस पे? मुझे कंप्यूटर का आईटी की जितनी नॉलेज है वो ये है कि जैसे वेब डेवलपमेंट है, आप वेबसाइट्स बनाते हो, उसमें उसमें काम मिल जाता है वेबसाइट्स बनाने में और सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। मुझे यही दो चीज़ों का पता है कंप्यूटर के बारे में, तो उसमें लोग करते हैं काम। हाँ, वो वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है।
अगर आप सीख के आओगे यहाँ कोर्स करोगे तो मिल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी तमन्ना जी अगला। हेलो, गुड इवनिंग सर, आई एम तमन्ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने पहले तो आपने इतना एक्सपीरियंस शेयर किया तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप इंडिया से गए कनाडा, तो सर वहाँ पे आपको ऐसा मतलब काफ़ी कल्चर भी अलग है, वहाँ की क्लाइमेट भी अलग है यहाँ से, तो सर आपको ऐसा क्या पॉइंट वहाँ पे देखने को मिला जिसके लिए अपने इंडिया में उसकी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और जिससे अपने इंडिया में भी विकास की ओर वो अग्रसर हो सर? हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बहुत कुछ देखा है जो हम इंडिया में कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो यहाँ लगता है वो ये है कि कोई भी अपने घर का गार्बेज या जो कूड़ा है वो बाहर ऐसे फेंकता नहीं है। वो साफ जगह को साफ ही रखते हैं। अगर उन्हें साफ मिली है वो जगह तो उसे साफ ही रखेंगे। जैसे आपके पार्क हैं, उन्हें कोई साफ करने नहीं आता है, वो लोग ही उन्हें साफ रखते हैं। कभी ऐसा नहीं मैंने देखा कि कोई पार्क में बैठा खा रहा है और वहाँ सामान वहीं पे छोड़ गया। ये सिर्फ पार्क में नहीं कह रहा हूँ, पर किसी भी जगह पे कोई भी, इवन आपको सड़कें हैं या कोई आपकी मार्केट है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, लोग खाते हैं उस पर खाना, पर हमेशा उसे साफ रखने की पूरी कोशिश करते हैं। एक ये है। दूसरा ऐसा है कि कोई यहाँ पे ऐसे नहीं बोलता कि कोई काम अच्छा है या बुरा है, लोग बस करते हैं उन्हें जो पसंद है। तो हर कोई हर किसी काम की, हर किसी इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पेक्ट करता है। कोई किसी को ऐसे नहीं बोलता कि ये काम नहीं करना है, ये छोटा काम है या अच्छा काम है, बड़ा काम है। हर किसी को अच्छे से पुल अप करता है, ऐसे नहीं पंच डाउन नहीं करता है कोई किसी को यहाँ पर। दूसरा, वो यहाँ पे हर किसी डिफरेंट कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है। कोई ऐसा नहीं बोलता है वो कल्चर ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। एक्सेप्टेंस है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है हर एक कल्चर की, हर एक बंदे, हर एक किसी पर्सन की। ये जो है मुझे लगता है कि इंडिया कर सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे इंडिया में, इंडिया और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है ना। लास्ट सर, एक बच्चा बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा है, उमेश प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद किसी को नहीं लेंगे हम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको इस समय कौन सी लैंग्वेज की कोचिंग लेनी सबसे ज़रूरी लगता है सर कंप्यूटर में? जैसे जावा हो गया और पाइथन के हो गए सर, तो इसमें हमें कौन सा लैंग्वेज के लिए इसमें सबसे ज़्यादा नीड है? मैंने मेरे दोस्तों में एक्चुअली मैंने जो उनको काम करते देखा है वो वेब डेवलपमेंट का देखा है। वो बेसिकली वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उन्हें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम आना चाहिए। तो फ्रंट एंड के लिए आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, राइट। और बैक एंड के लिए Node.js होता है, और कोई भी डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे MongoDB या Mongoose मैंने देखा है उन्हें यूज़ करते हुए। और जब ये सब आ जाए तो आप React.js भी कर सकते हो। ये बहुत पॉपुलर ट्रेंडिंग में आजकल, इसकी बहुत ही ज़्यादा मैंने डिमांड देखी है। पाइथन शायद, हाँ जी, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपने लगभग सभी बच्चों के सभी सवालों का जवाब दिए और आपने अपना इतना कीमती समय भी हम लोगों को प्रदान किया। हमने आपसे 15 से 20 मिनट के लिए कहा था, लेकिन हमारा काफ़ी लंबा समय हो गया है, ठीक है ना। कोई बात तो नहीं। लास्ट में हम सर वाइंड अप करते हैं, और सबका देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के सभी छात्र और छात्राओं की ओर से और सभी पदाधिकारियों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना सर एक कीमती समय दिया, अपना एक्सपीरियंस दिया बच्चों के लिए, जो कि कहीं ना कहीं इनके काम आएगा सर। और अंत में फिर से एक बार सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कार्य करता है, और ये कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण इनको प्रदान करता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट में अगर सर आपका कोई संदेश बच्चों के लिए तो प्लीज उसको बोलिए सर। ओके, मेरा एक ही सबके लिए मैसेज होगा कि जस्ट हार्ड वर्क करते रहो मेहनत, और कभी रुकना मत, किसी चीज को उसके बीच में मत आने देना। ऑलराइट, और एंजॉय करो लाइफ अपनी जितनी ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि दिन वापस नहीं आएंगे बचपन के। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बाय।